जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों, जो हमारा यूनिट चल रहा था टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, आज़ादी की ओर 1940 से 1946, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले बच्चों। और ये जो है हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है। प्रीवियस जो लेक्चर था, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट था, वहां पर हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन के बारे में। साथ में हमने पढ़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और लास्ट में हमने पढ़ा था बच्चों बंगाल फेमाइन के बारे में, बंगाल के अंदर जो भुखमरी हुई थी उसके बारे में। राइट बच्चों, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक तो सीआर फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजागोपाल जी का फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला, ठीक है, जिसे राजागोपाल फॉर्मूला भी कहते हैं। एक तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हम पढ़ेंगे बच्चों वेवल प्लान। वेवल जो था बंदा, वो क्या प्लान लेकर आया था, और उसी के बिहाफ पर जो है शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला पैक्ट हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों देसाई लियाकत पैक्ट, देसाई लियाकत समझौता। देसाई लियाकत समझौता क्या था, उस सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। तो जल्दी से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और शुरू करने वाले बच्चों हम सबसे पहले सीआर फॉर्मूला से। सीआर मतलब चक्रवर्ती राजागोपालचारी फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो राजागोपालचारी फॉर्मूला है जो कि 1944 में लाया गया था, ठीक है, इसे सीआर फॉर्मूला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन लेकर आया था, तो ये लेकर आए थे चक्रवर्ती राजागोपालचारी जी, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, इसको नाम दिया गया था सीआर फॉर्मूला या राजागोपालचारी फॉर्मूला। क्लियर है? इसका मेन मकसद क्या था इस फॉर्मूला का? इसका मेन मकसद यही था कि जो आईएनसी पार्टी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और जो मुस्लिम लीग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, उनके बीच में जो डेडलॉक बना हुआ है, यानी कि उनके बीच में कह सकते हो ना, देवरानी जेठानी का जो काम चल रहा है कि भैया रहना तो एक ही घर के अंदर है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करनी है, एक दूसरे को घूरते रहना है, तो बोले उस सबको खत्म करना है, इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलाना है ताकि हम देश को क्या कर सके, देश को आजाद कर सके। राइट? अब इस फॉर्मूले के अंदर इन्होंने कुछ एक प्रपोजल रखे थे। क्या क्या प्रपोजल रखे थे? सबसे पहला क्या था, इट रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन हुज फंक्शन वुड टू बी डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्टर्न इंडिया। क्या कहना चाहता है कि जैसे ये हमारा प्यारा भारत है आज के टाइम का, ठीक है, उस टाइम पे पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, ठीक है, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तो कहता है कि भैया ब्रिटिश सरकार को एक कमीशन बनाना चाहिए। वो कमीशन क्या करेगी, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते हैं, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी के जो क्षेत्र है भारत के अंदर, वो मेनली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया जो आज के टाइम का पाकिस्तान है, और ईस्ट वाला यानी कि जो बांग्लादेश और बंगाल वाला जो एरिया है, ये वाला। कहता है इन एरियाज के अंदर जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग जो ज्यादा रहते हैं ना, यहां पर एक कमीशन बनाकर क्या करना चाहिए, बाउंड्री को जो है बना देना चाहिए कि भाई मान लो ये बाउंड्री लगा दी तो इस एरिया में मुसलमान है, और बाकी वाले एरिया में कौन है, बाकी वाले एरिया में हिंदू और बाकी धर्म के लोग हैं। सिमिलरली ईस्ट की तरफ यहां पर भी क्या करें, बाउंड्री खींच दें, यहां पर जो है कौन है, मुसलमान है, और बाकी एरिया में कौन रहेंगे, हिंदू रहेंगे। तो एक तो इन्होंने ये बात कही। दूसरा, द मुस्लिम लीग शुड सपोर्ट एंड एंडोर्स द कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। दूसरी बात इन्होंने ये कही इस प्रपोजल के अंदर कि जो मुस्लिम लीग है ना, उनको कांग्रेस पार्टी का फुल सपोर्ट करना चाहिए आजादी के लिए। भी ऑब्वियस सी बात है, अगर मुस्लिम लीग अगर चाहती है कि उनका अलग से देश बने, उनका अलग से एरिया बने, तो उससे पहले आजाद होना भी जरूरी है। तो आजाद ये तभी हो सकते हैं जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या करेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राइट? तीसरी बात उन्होंने क्या कही, लीग शुड कोऑपरेट विद द कांग्रेस इन फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर द ट्रांजिशन पीरियड टिल द इंडिपेंडेंस। क्या कहता है कि जो लीग है ना, जो मुस्लिम लीग है, उसको कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार बनानी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी चाहिए। यानी कि जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती है ना, जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती, तब तक का जो पीरियड चल रहा है, तब तक का थोड़ा बहुत पीरियड चल रहा है, इसके अंदर एक अस्थायी सरकार बनानी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी चाहिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलकर। राइट? दूसरा, फोर्थ पॉइंट क्या था, ट्रांसफर पॉपुलेशन ऑन वॉलंटरी बेसिस विच वाज टू बी डन बाय होल्डिंग प्लेबिसाइट इन द कंसर्न एरिया। प्लेबिसाइट का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर वोट डालकर किसी को चुनना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है, तो इनका मेन मकसद क्या था कि भाई इंडिया के अंदर अलग अलग जगह इलेक्शन होंगे, ठीक है, मान लो यहां पर इलेक्शन होंगे, यहां पर इलेक्शन होंगे, यहां पर इलेक्शन होंगे, ठीक है, मान लो इस वाले एरिया में जनसंख्या कम है वोटिंग के लिए, तो दूसरे एरियाज में जनसंख्या ज्यादा है मान लो, तो दूसरे एरिया से कुछ एक लोगों को इस एरिया में ले आओ ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो वोट डाल सके, और हर एरिया से क्या निकले, अलग अलग लीडर बन के निकले, अलग अलग लीडर जो इलेक्शन लड़े यहाँ पे। राइट? इन्होंने ये बात कही। और फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था, फिफ्थ पॉइंट, इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर म्यूचुअल एग्रीमेंट टू सेफगार्ड क्रूशियल सर्विसेज लाइक कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस एंड एक्सेट्रा। क्या कहता है कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाए, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर हो जाए, कांग्रेस की अलग शक्तियां मिल जाए, मुस्लिम लीग को अलग मिल जाए,
तो उस केस में इनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तो होना चाहिए ताकि ये बिजनेस के ऊपर ध्यान दे सकें, संचार कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे सके, और डिफेंस जो देश की जो रक्षा है, देश की जो आर्मी वगैरह है, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दे सकें भी। ठीक है, पावर आपकी बढ़ चुकी है, लेकिन देश की कुछ एक मैटर्स हैं उनके ऊपर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ फैसले करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद गांधी जी और जिन्ना दोनों को मनाया गया कि भैया आप अपनी अपनी पार्टियों को ये बातें मनवाइए। ठीक है, गांधी जी किसको मनवाएंगे, कांग्रेस पार्टी को, और मोहम्मद अली जिन्ना किसको मनवाएंगे, तो वो मनवाएंगे मुस्लिम लीग को। क्लियर है। अब यहां पर एक पार्टी थी हिंदू महासभा के लीडर थे वीडी सावरकर। हिंदू महासभा के जो लीडर थे वीडी सावरकर, उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया सीआर फॉर्मूला का। बोलते सीआर फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। बोले आप तो भैया मुस्लिम लीग के साथ तो है कॉपरेशन कर रहे हो, आप मुस्लिम लीग के साथ जो है सहयोग कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, बोले ये सब गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीआर फॉर्मूला था उसको पूरी तरह से उसका जो है कंडेम्ड किसने किया, उसका जो विरोध किसने किया था, तो वीडी सावरकर जी ने किया था, और सीआर फॉर्मूला का। और वीडी सावरकर कौन सी पार्टी से थे, तो ही वाज द लीडर ऑफ हिंदू महासभा। ठीक है, उसके बाद The Congress, which include both the Hindus and the Muslim, opposed the idea of partition of the provinces on the basis of religion। कहता है जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग थे, राइट। हिंदू और मुसलमान, तो हालांकि मुस्लिम लीग के अंदर सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग थे। इन्होंने पूरा विरोध किया कि प्रांतों का बंटवारा नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर, कि सीआर फॉर्मूला जो कह रहे हैं ना कि भाई हम धर्म के नाम पर एरिया बांट देते हैं कि वो वाला एरिया मुसलमानों का है, ठीक है, लकीर खींच दी बीच में, उस तरफ मुस्लिम रहेंगे, इस तरफ हिंदू रहेंगे, तो बोले धर्म के नाम पर हम प्रांतों को अलग नहीं होने देंगे, हमेशा कड़ा विरोध करते हैं, राइट। हालांकि गांधी जी ने जो है इस फॉर्मूले के लिए जिन्ना से बातें तो की, ठीक है, 1944 में, लेकिन ये सब फेल हो गया, यानी कि जिन्ना भी चीजों के लिए जो है एग्री नहीं हुए। तो अल्टीमेटली देखें तो सीआर फॉर्मूला जो था वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। लेकिन गांधी जी जो है वो सीआर प्लान के फेवर में थे, ठीक है। उन्होंने जिन्ना को मनाने के लिए एक लाइन भी लिखी थी, क्या, द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द लीग बीइंग इंडेफिनाइट, राजा जी हैड टेकन फ्रॉम इट द सब्सटेंस गिवन इट टू ए शेप। यानी कि लीग का लाहौर प्रस्ताव अनिश्चित होने के कारण राजा जी ने उसमें से सार तत्व लेकर उसे मूर्त रूप दिया है। लीग का लाहौर प्रस्ताव, लाहौर रेजोल्यूशन याद होगा 1940, है ना, लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जहां पर अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जहां पर बात की गई थी कि भैया हमारा अलग से देश बनवा दिया जाए, हमारा अलग से एरिया बनवा दिया जाए, है ना, जहां पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे, राइट। तो बोले जो आपने डिमांड की थी वही सब तो लेकर आए हैं सीआर फॉर्मूला के अंदर, लेकिन ठीक है आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, यहां पर उन्हें उसको समरी कर दिया। समरी मतलब भी मेन जो आपकी डिमांड्स है उनको लेकर आए सीआर फॉर्मूला के अंदर। ये बातें लिखी थी जिन्ना को ताकि वो मान जाए सीआर फॉर्मूला के लिए, राइट। उसके बाद द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल सिंस इट वाज एडमेंट ऑन इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन व्हिच वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सीआर फॉर्मूला को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से मना कर दिया कि भैया हम इस सबसे सहमत नहीं है, क्योंकि हमें अपना अलग देश ही चाहिए, और ऐसा देश होगा हमारा जो भारत के अंडर नहीं रहेगा, है ना। यहां पर सीआर फॉर्मूला के अंदर क्या कहा जा रहा है कि हम आपको एरिया दे देते हैं, आप वहां पे रहिए, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन नहीं, यहां पर जो क्या नाम बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना थे जो मुस्लिम लीग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी तरह से इसका विरोध किया कि नहीं भैया हमें तो तुम्हारे अंडर रहना ही नहीं है, इंडिया के अंदर रहना ही नहीं है, हम मुसलमानों का तो जो है क्या करें, आप अलग से देश ही बना दीजिए, राइट। तो यही था बच्चों सीआर फॉर्मूला, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों वेवेल प्लान 1945, और इसके बाद हम देखेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस। वेवेल, ये बंदा है वेवेल, ये क्या प्लान लेकर आया था उन सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए Viceroy Lord Wavell was permitted by the British government to have a negotiation with the leaders of the Indian National Congress who just released from the jail on 1 June 1945। क्या कहता है कि भैया जो लॉर्ड वेवल जो वॉइसरॉय था ना उस टाइम पे, ठीक है, उसको ब्रिटिश सरकार से परमिशन मिली कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी पार्टी के जो लीडर्स हैं जो हाल ही में जेल से निकले हैं 1 जून 1945 को, जो जेल से रिहा हुए हैं ना, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे नेगोशिएशन कीजिए, राइट। और भी मतलब ऐसी नेगोशिएशन करें कि भैया वो हमें देश से बाहर निकाले, ठीक है, वो आजादी के सपने ना देखें, वो कुछ एक कंडीशंस जो है उनके ऊपर इंप्लीमेंट करा। कौन कौन सी कंडीशन थी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लॉर्ड वेवल जो है एक प्लान लेकर आए, उस प्लान का नाम था ब्रेक डाउन प्लान। क्या नाम था, ब्रेक डाउन प्लान। और ये बेसिकली इसलिए जो है लाया गया था ताकि भारत के लोगों को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह बताया जा सके कि भैया आपके भारत के अंदर संविधान लिखने की तैयारी चल रही है,
भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए संविधान लिखने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब आपको और इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें जल्दी देश से निकाल दोगे। ठीक है, हमें पता है कि अब हम यहां पे रहने, हमारा यहां पे ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले आपका संविधान तो बन जाए। राइट, अब ये जब आए तो इन्होंने ये कुछ एक प्रपोजल्स लेकर आए। ठीक है, ये कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स लेकर आए भारत के अंदर। कौन कौन से प्रपोजल्स थे? सबसे पहला, इन्होंने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है कार्यपालिका परिषद। तो उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि जो कार्यपालिका परिषद है, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हम उसको दोबारा से बनाएंगे। राइट, कहता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ये जो परिषद होगी ना, इसके अंदर सारे के सारे भारतीय होंगे। सारे के सारे कौन होंगे? भारतीय होंगे। कांग्रेस से भी होंगे, मुस्लिम लीग से होंगे, मुस्लिम लीग से भी होंगे, सारे के सारे इसके अंदर कौन होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन इसके अंदर जो गवर्नर जनरल है, यानी कि वाइसरॉय है, और जो कमांडर इन चीफ है हमारी आर्मी के, ठीक है, उस टाइम की ब्रिटिशर आर्मी थी, बोले ये रहेंगे। ये दोनों तो अंग्रेजी होते थे। बोले सारे के सारे होंगे भैया, सारे इंडियंस होंगे, लेकिन दो बंदे अंग्रेज होंगे। कौन कौन से? गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय की बात हो रही है, और कमांडर इन चीफ। राइट, उसके बाद दूसरा ने यह कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये जो कार्यपालिका परिषद है, ये सेंट्रल असेंबली के लिए, यानी कि केंद्रीय सभा के लिए जो है, केंद्रीय विधानसभा के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, जवाबदेह नहीं रहेगी। क्लियर है? और उन्होंने यह कहा कि भाई जो गवर्नर जनरल है ना, अब देखो काउंसिल ऑफ, मान लो कार्यपालिका परिषद, उसके अंदर 100 लोग हैं। ठीक है, सारे के सारे भारतीय हैं। ठीक है, एक गवर्नर जनरल है और एक कमांडर इन चीफ है। ठीक है, मान लो इन सब ने यस कर दिया, किसी भी मुद्दे के ऊपर इन सब ने यस कर दिया, लेकिन गवर्नर जनरल जो है ना, इसके पास होगी वीटो पावर, कि अगर इसको लगता है कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है, आप चाहे 101 लोग आप एक तरफ हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जी ठीक है, पर मैं कहता हूं नहीं ठीक नहीं है, तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको, उस यस को किस में बदल सकते हैं? नो में बदल सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, अगर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर रहेगी तो फिर बात तो वहीं आगी ना घुमा फिरा के, कि भैया पावर तो सारी मेनली किसके पास रहनी है? पावर तो सारी अंग्रेजों के पास ही रहनी है। राइट, उसके बाद जॉइंट लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन इफ पॉसिबल, और सेपरेट लिस्ट ऑफ लिस्ट अदरवाइज टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू द वॉइसरॉय बाय डिफरेंट पार्ट्स। क्या कहता है कि या तो आप सब लोग एक जॉइंट लिस्ट बना दो भी जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं भारत के अंदर, या फिर आप एक अलग से लिस्ट बनाओ और वो सारी आप कहां जमा करवा दो? वो सारी आप जमा करवा दो वॉइसरॉय ऑफिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद द कास्ट हिंदूज एंड द मुस्लिम would have an equal representation in executive council and the constitution was to be designed after the negotiating with the national leaders। क्या कहता है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ये बराबर रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, है ना। मान लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 100 लोग हैं, तो 50 ही हिंदू होंगे और 50 ही मुसलमान होंगे। चिंता करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। और अगर हम कोई भी संविधान के अंदर बदलाव करेंगे ना, कोई भी बदलाव करेंगे, तो ये जो लीडर्स हैं, ये जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, जो राष्ट्रवादी जो नेता हैं, हम इन सबसे सलाह करके ही कोई ना कोई बदलाव करेंगे। ऐसे नहीं अपनी मर्जी मनमर्जी से कोई बदलाव कर देंगे। राइट, उसके बाद लेकिन मुस्लिम लीग को यह कह दिया गया कि मुस्लिम लीग इंटाइटल्ड नहीं है कि वो सारे के सारे मुस्लिम प्रतिनिधियों को जो है नॉमिनेट करे। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है वो समझना। फॉर एग्जांपल, आप मान लो 100 बंदों में से 50 बंदे आने हैं आईएनसी पार्टी से और 50 बंदे आने हैं मुस्लिम लीग से, मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 50 तो मुस्लिम लीग से आ गए। ठीक है, अब 50 जो आईएनसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से आने, तो आपको तो पता है कांग्रेस के अंदर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब इन 50 के अंदर मान लो 40 हिंदू हैं और 10 मुसलमान हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी ना कि कौन से मुसलमानों को हम लेकर आएंगे 50 इन 50 के अंदर। ठीक है, यहां पर यह कहा गया कि मुस्लिम लीग नहीं डिसाइड करेगी कि ये 10 कौन से होंगे। समझ रहे हो कि मुस्लिम लीग सिर्फ अपनी पार्टी के बंदे देखे, ऐसा नहीं है कि जितने भी मुसलमान आएंगे उन सबके ऊपर फैसला मुस्लिम लीग करेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा बोले। राइट, ये था वेवेल प्लान। अब भाई वेवेल प्लान तो आ चुका है। अब भाई इन सबको ये सही है कि नहीं है, इन सब के लिए हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन, जो कि हुआ था 1945 में, जहां पर आईएनसी पार्टी, मुस्लिम लीग, ठीक है, आप लीडर देख सकते हैं यहां पर खान अब्दुल गफार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहां मिले? शिमला के अंदर मिले थे 1945 के अंदर। राइट, बेसिकली यहां पर क्या था, जो वेवेल प्लान के जो प्रोविजंस थे, वेवेल प्लान के जो प्रावधान थे, ठीक है, उन सब के लिए जो वॉइसरॉय था भारत का, उसने क्या किया, शिमला के अंदर जो है मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसको बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। 1945 में बुलाई गई थी। यहां पर 21 भारतीयों को बुलाया गया था, 21 इंडियंस को बुलाया गया था। और शिमला जो है उस टाइम पे क्या थी, ब्रिटिश सरकार की समर कैपिटल थी, ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी थी, किसकी? अंग्रेजों की। राइट, तो मुस्लिम लीग claimed itself as a sole representative of the Muslim denying Congress any right to propose its Muslim nominees। क्या कहता है
यहां पर आते ही मुस्लिम लीग ने यह बात कह दी कि भैया जो हम अकेले ही हैं मुसलमानों के प्रतिनिधि, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मुसलमान है ना, उनको भी हम ही देखेंगे कि किसको आना है किसको नहीं आना। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले जो बात ही कर रहे थे वही बात आ गई यहां पे, ठीक है। दूसरे जो माइनॉरिटीज थे, दूसरे जो अल्पसंख्यक थे, जैसे डिप्रेस क्लास से जो दलित वर्ग के लोग थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है, उनकी भी परिषद के अंदर जो सीटें थी वो क्या कर दी गई थी, वो रिजर्व कर दी गई थी। यानी कि अब परिषद के अंदर सिख, ईसाई और जो अदर जो डिप्रेस क्लासेस है उनके प्रतिनिधि भी चुनकर आएंगे, राइट। अब जिन्ना को यहां पर यह डर लग गया कि अगर और अल्पसंख्यक भी आए तो भैया हमारी जो मुस्लिम लीग जो है, हम जो मुसलमान जो है, मुस्लिम लीग जो है, हम जो अल्पसंख्यक हैं, हमारी गिनती सिर्फ 1/3 हो जाएगी। और कोई भी अगर कानून पारित करवाना होता है तो उस टाइम पे 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए थी। अब ये बात जो है इस बात से काफी जो है कैसे डरने लग गए मोहम्मद अली जिन्ना कि भाई अगर सिख आ रहे हैं, दलित वर्ग के लोग आ रहे हैं, क्रिश्चियन आ रहे हैं, सारे अल्पसंख्यक आ जाएंगे तो हमारी गिनती तो 1/3 हो जाएगी, तो कल को कोई भी बिल होगा तो वो तो पास ही नहीं होगा, राइट। तो इसलिए लीग ने क्या डिमांड किया, लीग ने यह डिमांड किया कि भैया मुसलमान जो है वो 2/3 मेजोरिटी में होने चाहिए परिषद के अंदर। यानी कि जितने भी हैं, मान लो 100 हैं तो 100 में से 66 बंदे किसके होने चाहिए, मुसलमानों के होने चाहिए, मुस्लिम लीग के होने चाहिए। अब आप खुद सोचो, ये तो कोई तुक नहीं बना यहां पे। अब यहां पे कांग्रेस पार्टी थोड़ा ना एग्री करेगी, राइट। Meanwhile, the Congress was apprehensive of the fact that it would give an impression of the Congress as an organization of the caste Hindus, as per the league's demand of being given the right to appoint Muslim nominees। क्या कहता है कि भैया इन सबसे तो भैया तो यही है कि भैया जो मुस्लिम लीग के जो लोग हैं ये अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमें तो ये सब नहीं चाहिए, हम भैया हम लीग की जो बातें हैं उन सबसे सहमत नहीं होते। और फाइनली क्या हुआ, वेवल ने क्या किया, वेवल ने जो इस प्लान को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया, ये आपस में माने ही नहीं वेवल प्लान के लिए। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो वेवल प्लान था वो भी पूरी तरह से क्या हो चुका था, वो भी पूरी तरह से फेल हो चुका था, राइट। लेकिन वेवल ने क्या किया, वेवल ने यह कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी, आईएनसी पार्टी एक नेशनल पार्टी है भारत की, वैसे ही मुस्लिम लीग भी क्या है, मुस्लिम लीग भी अब एक नेशनल पार्टी है भारत की, राइट। अब इससे क्या हुआ, इससे मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी, जो स्थिति थी, वो और मजबूत हो गई। क्योंकि पहले भारत के अंदर सिर्फ कौन थे, कांग्रेस पार्टी तो थी नेशनल पार्टी, लेकिन अब कौन बन चुकी थी, अब बन चुकी थी मुस्लिम लीग। ये हुआ था बच्चों शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्लियर है, आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। लास्ट जो हमारा आता है बच्चों वो आता है देसाई लियाकत पैक्ट 1945। देसाई लियाकत समझौता, पैक्ट का मतलब होता है बच्चों समझौता, और ये समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945 में। अब यहां पर क्या बात कही गई, तो देखिए इस प्रपोजल के तहत, इस समझौते के तहत ना एक और कोशिश की गई जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम कर सके, है ना। देखो कोशिश की जा रही है बार बार, क्लियर। तो यहां पे क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में जोड़ने के लिए एक और कोशिश की गई। देसाई मतलब उनका नाम था बुल्ला भाई जीवनजी देसाई, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या नाम था, बुल्ला भाई जीवनजी देसाई। और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली, क्या नाम था, लियाकत अली। तो यहीं से नाम बनता है देसाई लियाकत पैक्ट, राइट। तो जनवरी 1945 के अंदर ये मिले ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो सके, एक समझौता हो सके। अब देसाई लियाकत जो डिक्लेरेशन था, ठीक है, इनका जो समझौता था उसके अंदर कुछ एक बातें थी। क्या, सबसे पहला, नॉमिनेशन ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्या कहता है, जो केंद्रीय विधानमंडल है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, वहां पर जितने प्रतिनिधि कांग्रेस के होंगे उतने ही प्रतिनिधि मुस्लिम लीग के होंगे, बराबर का जो है इनका रेशियो रहने वाला है, राइट। और क्या बोली, representation of the minorities including the scheduled caste and Sikhs through the reservation of 20% of all the seats in the legislature। क्या कहता है कि भैया जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उसके अंदर जो एससी कैटेगरी के जो लोग आते हैं या फिर जो सिख आते हैं, उनका रिजर्वेशन कितना होगा विधानमंडल के अंदर, तो 20% रिजर्वेशन होगा, बाकी 80% जनरल रहने वाला है, राइट। उसके बाद जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर थे, हम उन्हीं सबको क्या करेंगे, हम उन्हीं सबको फॉलो करेंगे और उन्हीं के आधार पे क्या करेंगे, उन्हीं के आधार पे सरकार बनाएंगे और उन्हीं सबको मानेंगे। यह बात कही गई। यानी कि हमारा मेन आधार क्या रहने वाला है, हमारा मेन आधार रहने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, राइट। लास्ट में क्या हुआ, however the league and the congress did not endorse the formulation of this pact, hence it was only reduced to proposal on paper। लास्ट में लीग, मोहम्मद लीग और कांग्रेस पार्टी, लास्ट में मोहम्मद लीग और आईएनसी पार्टी मतलब आपस में इन बातों पर भी सहमत नहीं हुए और फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो देसाई लियाकत जो समझौता था, ये सिर्फ एक कागजी समझौता बन के रह गया, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है बच्चों,
तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई गेस सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।